हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए। एक बार कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का? इसके अलावा यूपीएसआई के एग्ज़ाम आपके कैसे रहे, कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए, इन सभी बातों के बारे में बता दिया करो भाई, ताकि हमें भी अंदाज़ा रहे। एक विद्यार्थी हैं, नाम तो शायद मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, होगा मैसेज मेरे पास। उनका मैसेज आया था कि उन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम में और बहुत सारे सवाल पढ़ाए हुए पूछे गए हैं, ऐसा उनका कहना था। अगर आप बोले तो मैं नाम देख कर बताऊँ। चलिए एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से सभी विद्यार्थी जुट जाएंगे क्लास में अमेजिंग तरीके से। अब आने वाले एग्ज़ाम्स को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी होना बाकी है, ऐसा नहीं है कि भाई ये एग्ज़ाम हो गए तो जीवन आपने जीत लिया। सिंह साहब स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा बताया गया कि भाई एग्ज़ाम था उनका, आज नहीं था, मेरे ख्याल से 2 दिन पुराना मैसेज है मेरे ख्याल से। ठीक, तो चलिए एक बार जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग तो बहुत अच्छा रहेगा आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है हिस्ट्री, और ये वो वाली हिस्ट्री है जो हिस्ट्री को भी और बेहतर बना देगी। वो वाली हिस्ट्री है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह के बारे में, मगर आज हम चर्चा करेंगे क्या वाकई में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था। कई सारे लेखक, कई सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था ही नहीं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी। तो आराम शाह कौन था? तो एक इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई उनका बेटा नहीं, उनका भाई था। और बहुत सारे इतिहासकार जिन्हें हम मॉडर्न इतिहासकारों में गिनेंगे वो ऐसा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा ही नहीं था, बल्कि आराम शाह कुछ भी नहीं था। ठीक है, उनका बेटा नहीं था, बस सक्सेसर के तौर पे उसे बना दिया गया था नेक्स्ट बादशाह। अगर आप सुल्तान कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं, मगर आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो पहला सुल्तान बना था वो इल्तुतमिश था। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे अपनी इस क्लास में। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए, एक बैच है सफलता बैच, अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो अमेजिंग फीचर्स के साथ ये बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 8 दिसंबर 2021 को ये बैच लॉन्च हो रहा है, तो भाई अभी से ही तैयारी कर लीजिए इसमें एनरोलमेंट की और परचेज करने की। साथ साथ ये है अनअकैडमी के द्वारा बहुत ही अमेजिंग फीचर जिसकी बहुत सारी प्रशंसा की जा रही है विद्यार्थियों के द्वारा कि आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई डाउट है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा है, बहुत सारी जगह हम वो फ़ोटो खींच खींच के डालते हैं कि डाउट पूछ लें, डाउट पूछ लें, डाउट बता दें, ग्रुप्स बना रखे हैं डाउटों के। तो यहाँ पूछिए भाई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट। क्लियर? इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। चलती हुई क्लास में अगर आपका कोई डाउट आता है, चलती हुई क्लास में भी कोई डाउट आता है तो वहाँ पर रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कीजिए और डाउट पूछ लीजिए। क्लियर? अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे ये फीचर्स आपको नज़र आएंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा एक कोड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कॉम्बैट। और जबकि बल्कि इसमें जीतने के लिए तुम्हें मिलेगी 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। क्लियर? चलिए जी, और ये देख सकते हैं आप 24 मंथ्स के लिए आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। 7800 रुपये उसमें फ़ीस रहेगी। इसमें भी एनरोलमेंट के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड मेरा CM10। साथ साथ आप 12 महीनों वाला कोर्स भी ले सकते हैं, पर मंथ भी ले सकते हैं, और ये भी पर मंथ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सब में ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने ये कोड यूज़ किया CM10। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार से। चलिए गुड इवनिंग प्रवीण जी, शिवांगी साहे जी, दयाल राउत जी, सीमा दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बाकी सभी धुरंधर कहाँ हैं? किसकी ट्रेन में चढ़ गए हो भाई? ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी किसी दिन, देखना इन चक्करों में। सही ट्रेन की यात्रा करोगे तो बेहतर यात्रा और अच्छा अनुभव रहेगा जीवन में। अगर गलत ट्रेन की यात्रा करेंगे तो गलत अनुभव भी होंगे और यात्रा दुखदायक भी होगी। तो सही यात्रा को, सही यात्री बनिए और सही ट्रेन में बैठिए। तो चढ़ जाइए एक बार ट्रेन में जल्दी से। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर अटैक्ड इंडिया? वो कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया? ये हम बात कर रहे हैं 695 से लेकर 712 की या 715 एडी की। एडी का मतलब यहाँ पे एनो डोमिनी से है, और अगर हम बात करें तो आफ्टर क्राइस्ट भी, या फिर आप बोल सकते हैं जीसस के जन्म के बाद की हम बात कर रहे हैं। अगर BC आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए, इतिहास के पन्नों में कहीं आपको तारीख पे BC लिखा हुआ नजर आए,
तो वो बात कर रहा है बिफोर क्राइस्ट की, मतलब ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, आप एक कैलेंडर बना लीजिए इस प्रकार से, यहाँ तारीख रखिए 0, इस तारीख को 0 मानिए, इस तारीख को 0 मानिए, और इस 0 से यहाँ माइनस में बढ़ेगा साइकिल, माइनस में जाएगा -1, -10, -20, -40, -100, और इस साइकिल में पीछे की तरफ ही जाते हुए आपको जन्म लेते हुए नजर आएंगे गौतम बुद्ध। उनकी जो मृत्यु है वो भी इसी साइकिल में पीछे की तरफ नजर आएगी। महावीर जैन भी आपको पीछे की तरफ नजर आएंगे, एरिस्टोटल भी आपको पीछे की तरफ नजर आएंगे। और अगर हम आगे की बात करें, मतलब प्लस की बात करें, और इस 0 की अगर हम बात करें, तो कहा जाता है कि इस 0 जब से तारीख को हमने स्टार्ट किया है, 1 माना है, तब और उस समय जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। क्लियर? तो यहाँ की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो तारीख आपको एडी में नजर आएगी या सीई में नजर आएगी, कॉमन एरा में आपको नजर आएगी। इसे बोला जाता है ईसा पूर्व। तो वो बात कर रहा है ईसा पूर्व की, और ईसा पूर्व से वो कितने सालों के बाद की बात कर रहा है? लगभग 712 सालों की बात कर रहा है। 712 एडी की वो बात कर रहा है। वो कौन सा पहला मुस्लिम रूलर था जिसने अटैक किया सिंध पे? आप बोल सकते हैं डायरेक्ट उसने आक्रमण किया था। चलिए धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगी। गाड़ी तुम देखते हो ना, जब ट्रेन चलना शुरू होती है तो ये थोड़ी कि भाई वो लोको पायलट लेके ले भैया 100 की 100 टॉपर टॉप चला रहे हैं। राजधानी बनने में भी समय लगेगा। ठीक है, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इजीली जवाब दे पाएंगे। आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद उद्दीन, मोहम्मद गौरी, या फिर सुल्तान मोहम्मद। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। 695 से लेकर 715 तक आपको कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के बारे में इतिहास में नजर आएगा। 695 से लेकर 715 तक इसके बारे में आपको इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक जनरल हुआ करता था उमेद नाम का, उसके द्वारा भेजा गया था इसे सिंध और मुल्तान को कॉन्कर करने के लिए, सिंध और मुल्तान को जीतने के लिए। तो याद रखना सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। इसी मोहम्मद बिन कासिम की जो वाइफ थी, जो बीवी थी, उनका नाम क्या था? अगर मान लीजिए आप थोड़ा और इतिहास पढ़ने में बिलीव करते हैं, तो इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो बीवी थी, या फिर इसकी जो बीवी थी, उसका नाम था जुबेदा। और जुबेदा इसके अपने ही कज़न अंकल की बेटी थी जिसने इसकी परवरिश की थी, क्योंकि बचपन में ही इसके पिता का देहांत हो गया था और इसकी माता ने, और उस अंकल की सहायता से इसने आगे अपनी तालीम हासिल करी, अपनी पढ़ाई को हासिल करी, अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर किया, मतलब अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, और उसी अंकल की बेटी से शादी कर ली भारत या फिर सिंध आने से पहले। तो सवाल का सही जवाब मोहम्मद बिन कासिम है, ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, या फिर गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए मैं केवल ना भगा नहीं सकता, अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आपने कभी जुबेदा का नाम सुना था? आपने कभी मोहम्मद बिन कासिम की वाइफ का नाम सुना था जुबेदा? और भी इतना सारा इतिहास है उसके बारे में पढ़ने के लिए, कि वो किस गवर्नर के अधीन काम करता था, कहाँ से वो आया था, उस जगह का उस समय नाम क्या था, अब नाम क्या है। मगर आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? थोड़ा धीरे धीरे करके तो चीज़ों को समझाऊंगा, या फिर ये लाइन यूँ खींच दूँ, ले सारा इतिहास हो गया ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को धीरे धीरे पलटा जाता है। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। उन 3 गुलामों में एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। हम सुल्तान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय जिसने भी दिल्ली सल्तनत पे राज किया वो सुल्तान ही कहलाएगा। मगर दिल्ली सल्तनत का अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए कि भाई जो तुर्की के खलीफाओं, तुर्की का मतलब ओटोमन अंपायर की बात हो रही है, मगर वो ओटोमन अंपायर को आप अभी मत समझिए, ओटोमन अंपायर को अलग से समझेंगे किसी दिन। तो तुर्की के खलीफाओं के द्वारा जो फतवा या फिर जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो भाई
पहला सुल्तान कौन कहलाएगा? इल्तुतमिश आधिकारिक तौर पे। मगर दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला पहला व्यक्ति आपको कौन मिलेगा? तो वो व्यक्ति आपको मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कब से लेकर कब तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया? तो 1206 से लेकर 1210 तक इसने राज किया। और लाहौर में चुग्गान खेलते हुए या फिर पोलो खेलते हुए अपने ही घोड़े से गिरकर मर गया, ये वो सुल्तान था। उसके बाद इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था, जिस बेटे का नाम था आराम शाह। इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि इसका एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, और 1210 में वो संभाल लेगा गद्दी। ये पॉइंट याद रखना, अच्छा है, इसको अभी आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे, उसमें से एक कार्य था कि इसने 2.5 दिन की झोपड़ा बनवाया था। ठीक है जी, 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपको मिल जाएगा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपको अजमेर में मिल जाएगा। एवं इसके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। किसकी नींव रखी गई थी? कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी इसके द्वारा। दिल्ली में मौजूद सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एक सवाल ये भी है, इसका भी जवाब दीजिए। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनेंगे सारे समझ आ गए होंगे आपको एक साथ। जब हम चलेंगे फरगना की यात्रा पे तब हम पढ़ेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हु वॉज द सेकेंड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या फिर आराम शाह, या फिर नन ऑफ दीज? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। सर पॉलिटी वाली क्लास रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, कल से लीजिए क्लास, दोबारा से पहुंच जाइए कल से टाइम पर क्लास लेने के लिए। क्लास का टाइम थोड़ा बदलूंगा क्योंकि 5 से 6 जिम का टाइम रखूंगा। अब अगर आप बोले तो 6:30 के आसपास कर लें वो क्लास, एज पर योर विश, मगर कल से स्टार्ट कर देंगे वो क्लास पॉलिटी वाली। जितने फैक्ट्स जितने पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ भाई साहब, उसे ढंग से लिख लेना। जैसे ये क्वेश्चन आज तक आपने कभी देखा ही नहीं होगा, अगर देखा होगा तो समझा नहीं होगा, समझा होगा तो पहचाना नहीं होगा, पहचाना होगा तो जान पहचान सही तरह हुई नहीं होगी, जिसे हम आज ढंग से जान लेंगे। देखिए सवाल का जवाब आराम शाह है। मैंने खुद ही बता दिया कि भाई इल्तुतमिश के बाद, मैंने खुद ही बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद, इसके देहांत के बाद, इसकी मौत के बाद कौन संभालेगा राजपाट? तो कहते हैं इतिहासकार इसके बेटे आराम शाह ने संभाला इसका तख्त, इसकी गद्दी संभाली आराम शाह ने। अब आराम शाह को लेकर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है, समझिए क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। पहला कन्फ्लिक्ट ये कहता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई बेटा ही नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा ही नहीं था, इसका कोई बेटा ही नहीं था, इसका कोई सन ही नहीं था। एक कन्फ्लिक्ट तो ये कहता है। कुछ इतिहासकार इसके पक्ष में हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थी, 3 डॉटर थी। तो भाई फिर भी आराम शाह कौन था, ये फैक्ट समझ नहीं आएगा। एक इतिहासकार या फिर कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई ये जो आराम शाह था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं था, भाई था, ब्रदर था। ठीक है, और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक का, केवल सक्सेसर था, मतलब उसके बाद गद्दी पर बिठाया जाने वाला व्यक्ति था जिसे चुना था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना। आपको क्या टिक करना है पेपर में? सर आपका एग्जाम या तो रेलवे वाला है, या फिर अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, या यूपीएसआई है, या मैक्सिमम आप सीजीएल तक देकर आओगे। सर सीजीएल में ये सब नहीं पूछेगा, केवल वो ये पूछेगा दूसरा सुल्तान कौन था, तो आप जवाब दोगे आराम शाह। आराम शाह को किस युद्ध में हराया गया था? तो एक जुआड़ का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? एक जुआड़ का युद्ध आपको लड़ते हुए नजर आएगा आराम शाह। किसके साथ लड़ा जाएगा ये युद्ध? तो ये युद्ध लड़ा जाएगा इल्तुतमिश के साथ, और उस युद्ध में इल्तुतमिश काट देगा आराम शाह की गर्दन, और गर्दन काटने के बाद बैठेगा गद्दी पर, और सुल्तान पहला कहलाएगा इल्तुतमिश। क्लियर? ये सभी फैक्ट्स अच्छे से याद रखना और लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु स्टैब्लिश तुगलक डायनेस्टी? तुगलक जो डायनेस्टी थी उसका संस्थापक कौन था? कौन सा व्यक्ति था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर नन ऑफ दीस? चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर दिन में टाइम रखो, शाम को खाना बनाना होता है। चलिए दिन में रख लेते हैं। दिन में क्या 1 बजे के आसपास का रख लूँ? 1 बजे रख लेता हूँ। एक 3 बजे क्लास है, एक 8 बजे हो जाएगी। ठीक है 1 बजे रख लेता हूँ। ठीक 1 बजे का टाइम रख लेता हूँ।
चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसके संदर्भ में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसने अपना जो कार्यभार है वो शुरू किया था 1320 के आसपास। चलिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कौन सा वंश था? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने राज किया? आप सभी लोग जानते हैं। आपको अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी वंश मिल जाएगा, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी आपको मिलेगा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको तुगलक वंश मिल जाएगा, सैयद वंश मिल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि वो कौन था या वो कौन सा वंश था जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पे रूल किया। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन दे रहा है? फिरोज शाह तुगलक कैसे हो सकता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बैठेगा फिरोज शाह तुगलक? तो ऐसे ही तो पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जा रहा होगा रास्ते में और रास्ते में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। हालत ख़राब में मरने वाली परिस्थिति में वो अपने कज़न भाई को, अपने ममेरे चचेरे भाई को सामने पाएगा और सामने पाकर बैठेगा, मेरे बाद गद्दी पर तुम बैठोगे। वहीं उसके प्राण निकल जाएंगे और प्राण निकलने के बाद जो अगला सुल्तान बनेगा वो कहलाएगा फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक एक जौनापुर की स्थापना कराएगा, ठीक है ना। और वो जौनापुर की स्थापना क्यों करवाएगा? तो भाई साहब इसीलिए क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान था। तो ये सारी कहानियां तो आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है मैंने। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आ गया होगा। ध्यान से टिक करना, गलती मत कर देना। बहुत सारे बच्चे कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। सर मेरा नाम सर्च कीजिए, चेतन सर हिस्ट्री, आपको पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ाते हुए मैं नजर आऊंगा। मैंने पढ़ा रखी है पूरी दिल्ली सल्तनत। क्लियर? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है और साथ साथ मैंने हिस्ट्री और अच्छे से आपको समझा दिया। अगर सवाल पूछे फिर भी यदि चलती हुई ट्रेन में ही सफर करने की आदत बन गई है कि लास्ट में ही पकड़ेंगे साहब, पहले पकड़ के क्या करेंगे, क्यों बैठे प्लेटफॉर्म पे, तो याद रखना सबसे लंबे समय तक जो आपको राज करते हुए नजर आएगा दिल्ली सल्तनत पे एक वंश, एक डायनेस्टी की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, वो तुगलक वंशी होगा। 1320 से 1413 तक ये राज करेंगे। क्लियर? 1320 से लेकर 1413 तक जो राज करेंगे वो कहलाएंगे तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उसमें आएगा, गयासुद्दीन तुगलक उसमें आएगा, फिरोज शाह तुगलक उसमें आपको राज करते हुए नजर आएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सुल्तान किल्स हिज अंकल एंड बिकम सुल्तान? वो कौन था भाई जिसने अपने ही चाचा का कत्ल कर दिया और बन गया अगला सुल्तान? ऐसा करने वाला कौन था? चलिए जी जवाब दीजिए एक बार। पद्मावत की वो कहानी जिसकी याद है पुरानी, वो आपने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। पद्मावत जो ग्रंथ है, पद्मावत जो एक किताब है, वो लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था और वो किसके रैगिमा में, मतलब किसके टाइम पे, किसके समय पर वो लिखी गई? एक ये और जवाब दे दीजिए। पद्मावत जो है वो किसके शासनकाल में लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी? दो प्रकार के सवाल बनते हैं सर, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में और किसके द्वारा, ये दो सवाल बनते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब देना जरूरी है। सर एक व्यक्ति आपको मिलेगा इतिहास के पन्नों में बाबर की सेना में युद्ध लड़ते हुए और वही सैनिक आगे जाकर आपको शेर शाह सूरी बनते हुए नजर आएगा और अपने वादे को निभाएगा। वो वादा जो उसने बाबर की सेना को छोड़ते हुए किया था कि मैं इस सर जमीन से नामो निशान मिटा दूंगा तेरे वंश का, और वही वो करेगा कि भाई वो हरा देगा हुमायूं को, और हुमायूं को हराने के बाद एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसे आप सूरी डायनेस्टी के नाम से जानेंगे, सूरी वंश के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने लिखी थी। मैंने टाइम बता दिया कि कब लिखी गई थी। इस सवाल का सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी हत्या करेगा अपने ही रिश्तेदार, अपने ही अंकल जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या करके खुद बैठेगा दिल्ली के सिंहासन पे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब मैंने आपको पकड़ा दिया है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसे एक उपाधि भी देता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसे उपाधि दी जाती है आमिर ए तुजुक्की, इक्विवेलेंट टू द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ठीक है ना, इसे एक उपाधि भी दी जाती है आमिर ए तुजुक्की। उसके बारे में हम कभी विस्तार से सही से चर्चा करेंगे। क्लियर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। हत्या किसकी दिन करेगा? हत्या करेगा ये जलालुद्दीन खिलजी की। इसी का अपना ये, उसी का ये नेफ्यू होगा और उसी का ये दामाद भी होगा, उसी की बेटी से विवाह भी ये रचाएगा। तो ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस पूरे रहेंगे। क्लियर? इसके अलावा कारा का जो भार था, शासन भार, ये संभालता था 1291 से 1291 से। क्लियर?
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? क्या है सवाल का सही जवाब? दौलताबाद, दिल्ली, आगरा या लाहौर? चलिए, पहली आमिर तुजुक वाला पॉइंट भी याद रखना, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको विशेष तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। सर मैं किसे टारगेट कर रहा हूँ एग्जाम को? मैं टारगेट कर रहा हूँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी को, मैं बीपीएससी को टारगेट कर रहा हूँ, तभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को और विस्तार से बता रहा हूँ, तभी आमिर खुसरो को भी बता रहा हूँ, तभी मैं आपको शेरशाह सूरी को भी बता रहा हूँ, तभी मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में 4 चीज़ें और बता रहा हूँ, खलीफाओं के बारे में बता रहा हूँ, ओटोमन एम्पायर भी बताने की मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ। ओटोमन एम्पायर के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो एक मैसेज डाल देना यहीं पर, ओटोमन एम्पायर के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, वही ओटोमन एम्पायर जिसका केंद्र तुर्की था, मतलब टर्की था, आज का टर्की आपको जो दिख रहा है। कौन सी थी पहली राजधानी? बहुत बढ़िया, कई दौलताबाद के साथ जाएंगे, कई दिल्ली के साथ जाएंगे, कई आगरा के साथ भी जाएंगे, और कई ऐसे होंगे जो लाहौर के साथ जाएंगे। जो लाहौर के साथ जाएंगे वो सही कहलाएंगे, क्योंकि पहली राजधानी कौन सी थी? लाहौर। आप खुद देखिए ना भाई, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का देहांत हुआ 1210 लाहौर में, और लाहौर में जब बैठा हुआ है तो राजधानी उसे तो बना रखा होगा उसने, दिल्ली को राजधानी क्यों बनाएगा? तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब लाहौर है। क्लियर? लाहौर से दिल्ली राजधानी कब लाई गई, कौन लाया, उसके बाद दिल्ली से भाई साहब कौन कहाँ ले गया, दौलताबाद राजधानी कौन ले गया, ये सभी सवाल आपको आज यहीं पढ़ने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेंजेस कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद? ये वही व्यक्ति है जो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, फिर भी बेकाम था, कोई काम उसको मिल ही नहीं पाया। अगर इतिहास के पन्नों को अगर ऐसे करके भाई साहब पलटा जाए, या फिर वो जो होता है ना उसे पलटा जाए इतिहास के पन्नों को, तो विद्वानों का विद्वान एक व्यक्ति आपको मिलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एक ही व्यक्ति समझ पाया, जिसने लिखी थी रिहाला। अब रिहाला लिखने वाला वो व्यक्ति मोरक्को से भारत की यात्रा पर आया था और इब्न बतूता कहलाया था। क्लियर? तो इब्न बतूता एकमात्र व्यक्ति था जो मोहम्मद बिन तुगलक को समझ पाया था, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा और मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ा लिखा। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जाने वाला वो व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा मूर्ख कौन था? तो वो पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति जो आपको मिलेगा उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। कासिम मत लगा देना जोश जोश में कि सारे मोहम्मद बिन के बाद कासिम लगाकर आ जाओ पेपर में, ऐसा काम मत करना, ऐसा कार्य मत करना जो खुद का ही नुकसान करा दे। तो सवाल का सही जवाब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके द्वारा 5 वो फैसले जो गलत थे, जिसमें से एक वो कॉइन्स वाला फैसला भी था, ठीक है ना, ब्रॉन्ज के कॉइन्स इसने चलाए थे, ठीक है जी, तांबे के सिक्के चलाए थे, ब्रॉन्ज के कॉइन्स इसने चलाए थे। कई बार कोई आपको पढ़ाते हुए नजर आएगा कि चमड़े के सिक्के चलाए थे, साहब चमड़े के सिक्के जो चलवाएगा वो हुमायूं कहलाएगा। हुमायूं के जान बचाने वाला जो वो बोट संचालक होगा ना, नाव से जो हुमायूं की जान बचाएगा, वो एक दिन का राजा कहलाएगा, एक दिन का बादशाह उसे हुमायूं बनाएगा। और उस एक दिन के बादशाह के लिए जो सिक्के चलाए जाएंगे वो चमड़े के सिक्के होंगे। ध्यान रखना इस बात को, वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर? इस सवाल का सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक है। उम्मीद करूंगा ये तो बेसिक सवाल है, आंख बंद करते ही आप काम चला देंगे इनका। खुरासान मिशन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हु एस्टैब्लिश सैयद डायनेस्टी? ये जो सैयद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति है ये कौन है? खिज्र खां, आलम शाह, सैयद मुबारक शाह या फिर सैयद शाहरुख? चलिए जी, बस रुकना नहीं है शाहरुख पे। क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने करी थी स्थापना? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द डायनेस्टी स्टैब्लिश वाई, अब विच पर्सन? देखिए, तैमूर ने आक्रमण किया, तैमूर ने बोला ठीक है जी आप संभाल लीजिए, हमें बस केवल और केवल टैक्स से मतलब है, तो ये तैमूर को टैक्स देंगे, राज करेंगे तैमूर के अधीन ये, ठीक है, तैमूर के अधीन ये राज करेंगे। तैमूर टू बी द गवर्नर ऑफ मुल्तान पंजाब, खिज्र खान को संभालने के लिए दिया गया, ठीक है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? दौलता खान। चलिए जी, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 1414 के आसपास की बात कर रहे हैं इस समय हम। सोच रहे हो इतिहास के पन्नों में कितना पीछे चले गए हैं। कितना आसान है यार वैसे इतिहास को पलटना। हम बैठे बैठे घर में ये बोल जाते हैं, अरे वो देखिए जब आकाश गंगा की खोज हुई थी, एंड्रोमेडा के बारे में हमें पता चला था, हमें ये पता चला कि एकमात्र हम ही गैलेक्सी नहीं है, हम ही केवल मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, और कई सारे ग्रह मौजूद हैं, और कई सारे ग्रह, कई करोड़ों अरबे ग्रह मौजूद है, और कई अरबों करोड़ों गैलेक्सी भी मौजूद है,
ठीक है, कितना हम बैठे बैठे कल्पना कर लेते हैं। सवाल का सही जवाब खिज्र कहाँ है, तैमूर लंग के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आप बोलेंगे तो इसकी थ्योरी दोबारा पढ़ा दूंगा। क्लियर। सवाल का सही जवाब खिज्र कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। किसने स्टैब्लिश किया था तुगलकाबाद, ध्यान से पढ़िएगा साहब, ये तुगलकाबाद रखा है, तुगलक वंश नहीं लिखा, कहीं जल्दी जल्दी में तुगलक के बाद वंश पढ़ के आगे बढ़ जाएं। चलिए, तुगलकाबाद की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था साहब, ये तुगलकाबाद का भी बहुत ही फेमस किस्सा है। एक सुल्तान हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, उसका डिस्प्यूट था, जिनके साथ डिस्प्यूट था वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या, उनकी एक प्रसिद्ध दरगाह आपको दिल्ली में नजर आएगी, उनका नाम था महबूब ए लाही। महबूब ए लाही वही हैं जिन्हें हम आज निज़ामुद्दीन या फिर उसी समय से निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ डिस्प्यूट था, उस व्यक्ति का बेटा था जौना खान, जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था यात्रा पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने, गया हुआ था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भाई उसके अपने ही गवर्नर ने वहाँ हंगामा काट रखा था, बगावत कर दी थी, उस बगावत को शांत करने गया। पीछे से महबूब लाही निज़ामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी करी कि भाई ये व्यक्ति दिल्ली वापस नहीं आ पाएगा और इसके बेटे को बिठा दिया जाए गद्दी पर। और वहाँ उस समय के लोग उनकी बात पर बड़ा यकीन करते थे, क्योंकि वह एक संत महात्मा व्यक्ति थे और उनकी लगभग बातें सत्य साबित होती थी। अब ये बात पता चली गयासुद्दीन तुगलक को, उसने एक फरमान भेजा उनके नाम और बोला कि मेरे वापस आने से पहले अगर दिल्ली छोड़ दी तो बेहतर रहेगा, वरना आते ही गर्दन काट दी जाएगी आपकी। इसको सुनते हुए कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया या फिर महबूब इलाही कि दिल्ली दूरस्थ है, बोल दीजिए जाके अपने बादशाह सुल्तान को कि दिल्ली दूरस्थ है, दिल्ली अभी बहुत दूर है जी आपके लिए, आएंगे वापस। दिल्ली की सीमा जहां से शुरू होती है तुगलकाबाद में ही उनके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया जाएगा, उनके अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान के द्वारा, और उस महल में ही आग लगवा कर उन्हें पहुंचा दिया जाएगा जहां की यात्रा वो करना चाहते थे। क्लियर। तो याद रखिए, ये कहानी को याद रखना, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं इसमें, ठीक है, कहानी को याद रखना भाई साहब, कहीं कहानी भूल जाओ जोश जोश में पढ़ते पढ़ते। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। अब मैंने तुगलकाबाद बोल दिया उस समय, इसीलिए आपको उम्मीद करूंगा जवाब आसानी से टिक होने के लिए आप समझ जाएंगे। सवाल का सही जवाब गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक मत लगाया ना जोश जोश में, ठीक है। दिल्ली अभी दूरस्थ है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। महबूब लाही की दरगाह आपको दिल्ली में ही नजर आएगी, जिन्हें निज़ामुद्दीन औलिया के रूप में जाना जाता है। वहीं एक दरगाह और नजर आएगी आमिर खुसरो की। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु अपॉइंटेड इब्न बतूता, आज ही पढ़ाया जी, ये वही व्यक्ति था जो एकमात्र ऐसा समझदार था जो दूसरे समझदार की बात को समझ पाता था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को समझने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता जरूरी है जी, ठीक है। चलिए, इब्न बतूता को किसने अपने समय पर जज नियुक्त किया था, वैसे इसको कहेंगे काजी, ठीक है जी, वैसे इसे कहेंगे काजी। काजी अपॉइंट किया गया था इसे, 8-9 सालों तक काजी रहा था ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। क्लियर। ये मोरक्को से आया था, इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम मुझे बता दीजिए। सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। इसी का पुराना नाम या फिर इसी का सही नाम, रियल नेम रहेगा जौना खान। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके द्वारा जो किताब लिखी गई थी उस किताब का अगर नाम बता देंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के बारे में जानना है तो 1320 से लेकर 1325 तक वो शासन करेगा, वो फाउंड करेगा एक सिटी को, जिस सिटी को हम जानते हैं तुगलकाबाद के नाम से, ठीक है। चलिए जी, सवाल का सही जवाब आप जानते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, रिहाला, ठीक है। रिहाला इसके द्वारा लिखी गई किताब है। मान लीजिए, वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ किस भाषा में लिखी गई थी, नॉर्मली पूछ रहा हूँ किस भाषा में लिखी गई थी, और क्या कभी विचार बनाया कि यार एक बार रिहाला पढ़ ले, ऐसा कभी विचार आया दिल में कि यार क्या लिख गया किताब में व्यक्ति, पढ़ के देखें एक बार रिहाला को, ऐसा विचार कभी कभी बनाया कीजिए साहब, ठीक। सवाल का सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला सवाल, हु फाउंडेड आगरा, आगरा की स्थापना कराने वाला व्यक्ति कौन था। चलिए जी, ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान सिकंदर लोधी, सुल्तान इब्राहिम लोधी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, सिकंदराबाद की स्थापना भी पूछ लिया जाता है कई बार। दिव्यांश जी, आपकी चैट बिल्कुल नज़र आ रही है सर, मगर मैं चैट थोड़ी कम देखता हूँ, मेरा ध्यान थोड़ा पढ़ाने में ज़्यादा रहता है, ठीक। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से एक बार लाइक भी कर दीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, बहुत बेसिक सवाल है, आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है, किसने स्थापना करी थी आगरा की, वो कौन सा सुल्तान था जिसने आगरा की स्थापना करी थी। सुल्तान सिकंदर लोधी के द्वारा
आगरा की स्थापना की गई थी 1504 के आसपास, 1504 के आसपास। ध्यान रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है चांसेस में। बहुत बढ़िया, सुल्तान सिकंदर लोधी। साल रहेगा 1504, 1504। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि आगरा में मौजूद है ताजमहल। लाल किला मत बोल देना किसी दिन जोश जोश में कि आगरा में। कहीं तुम्हें मतलब मान लीजिए पढ़ाने का कई बार विद्यार्थी को शौक आता है, तो खड़े होकर क्लास में कि आगरा में मौजूद है लाल किला, जाके देख कर आइए किसी दिन, कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया, क्या नकाशियां हैं। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब सुल्तान सिकंदर लोधी है, 1504 है, आगरा में मौजूद है। और आगरा में आपको पता है ताजमहल मौजूद है, जो कि एक यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल एक जगह है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट है, मेरे ख्याल से 1983 1984 के आसपास से वो हेरिटेज साइट है। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी डायनेस्टी के संस्थापन कौन थे? चलिए, सिकंदर लोधी, बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर नन ऑफ दीस। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए जी, अगला सवाल बहुत बढ़िया। 1504, ताजमहल, सभी चीज़ें आपने तो भाई वो ताजमहल का वादा पुराना उससे किया है कि नौकरी लग जाएगी तो एक ताजमहल क्या 3 बनवा देंगे तेरे लिए। अब 3 के चक्कर में एक भी नहीं बन रहा है, एक तो बनवाने की कोशिश कीजिए पहले, और बनवाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए, लोधी वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? वो कौन था जिसने लोधी वंश की स्थापना करी? सैयद को रिप्लेस करके वो लोधी वंश की स्थापना करेगा। 1451 से लेकर 1526 तक भारत में आपको एक वंश नजर आएगा, जिस वंश में लोधी वंश नजर आएगा। उसका अंतिम आपको पता ही है, इब्राहिम लोधी वहां पर आपको नजर आएगा। युद्ध लड़ेगा बाबर के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें तुलगमा नीति का इस्तेमाल करके बाबर बुरी तरह मात दे देगा इब्राहिम लोधी को, और इब्राहिम लोधी की उसमें हो जाएगी मौत, और उसके 1 लाख सिपाहियों पर भारी पड़ेंगे बाबर के 12,000 सिपाही। और इतिहास के अगर सही प्रकार से पन्नों को पलटा जाए तो वहां पर उसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था, पहले भी कर चुका था तोपों का इस्तेमाल। क्लियर। 1519-20 के आसपास युद्ध हुआ था, उसमें कर चुका था। सवाल का सही जवाब है बहलोल खान लोधी, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। सी मत लगा देना। क्लियर, बहुत बढ़िया जी। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, बहलोल खान लोधी है सवाल का सही जवाब। अगला सवाल, हु वॉज द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में एकमात्र वो महिला कौन थी जिसने सुल्तान के रूप में अपनी भूमिका निभाई? चलिए भाई बताइए, जिसके प्रेम प्रसंग के चर्चे आज भी इतिहास के पन्नों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इतिहास के पन्नों में भी कितनी विविधता छुपी हुई है, कितनी डाइवर्सिटी छुपी हुई है। क्लियर। ऐसे नहीं पढ़ना होता, मतलब तुम लगे हो भाई साहब पढ़ने में, मतलब उसको पढ़िए, तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि यार इतिहास के पन्नों में भी कहीं ना कहीं ये भेदभाव को खत्म करने की ही बात की जा रही थी। ठीक है, कि एक सुल्तान, एक सुल्ताना अगर किसी एक गरीब व्यक्ति से, नौकर जो व्यक्ति है उससे अगर प्रेम प्रसंग में पड़ गई है तो कहीं कोई गलती थोड़ी कर दी। ठीक है जी, समझे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? मकसूदा बेगम, सलमा सुल्ताना, श्रीन फातिमा या फिर रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बारे में आप जानते होंगे, रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। बेटों के निकम्मे निकलने के बाद और एक युद्ध हुआ था भाई साहब, उस युद्ध में बेटों के मुंह की खाने के बाद जब बेटी ने संभाली वहां युद्ध की कमान तो जीत हुई इल्तुतमिश की। और उसी दिन उसने ठान लिया था, कालिंजर का युद्ध था, उसी दिन उसने वहां ठान लिया था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे बाद जो गद्दी पर बैठेगी वो मेरी बेटी होगी रजिया सुल्ताना। और इसका ऐलान भी कर चुका था, मगर फिर भी बड़े बेटे को ये बात रास कहाँ से आती, पिता के निकलते ही बड़े बेटे ने गद्दी संभाली, राजपाट करने लगा और बहन को अलग कर दिया। बहन ने मतलब रजिया सुल्ताना ने लाल वस्त्र धारण कर कर कोशिश करी कि भाई जनता के बीच आए, लाल वस्त्र पूर्णतः लाल वस्त्र धारण करके जनता के बीच आई और जनता से मांग करी कि कृपा करके मुझे मेरे भाई के जुल्मों से आज़ादी दिलवाइए और मुझे मेरी गद्दी वापस दिलवाइए, ताकि मैं जो मेरे पिता चाहते थे, जो मेरे पिता सुल्तान चाहते थे, मैं उनकी आशा को आगे पूरी कर सकूं। और इस तरीके से रजिया सुल्ताना ने आम जनता की मदद से अपने भाई को गद्दी से गिराया और खुद बैठी गद्दी से और बनी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान या सुल्ताना। इनका जो मकबरा टॉम्ब है वो आपको नजर आएगा हरियाणा के कैथल में, जहां दल चालीसा के द्वारा घेर लिया गया था इनके अपने भाई की साजिश पर। क्लियर। और वहीं हत्या कर दी गई इसकी। अगला सवाल, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट करने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, स्टार्ट जिसने करवाया वो अलग बात है, बनकर तैयार हुआ इल्तुतमिश के कार्यकाल में। इसके अलावा फिरोजा तुगलक ने इसकी 2 ऊपर की इमारतों की मरम्मत करवाई थी, जो कि ढह गई थी, तबाह हो गई थी बिजली गिर जाने की वजह से। क्लियर।
सवाल का सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है। साहब इतने क्लोज होंगे ऑप्शन कि कुतुब 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 पढ़ के चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, चलिए। अल्तुनिया, बहुत बढ़िया, ये सभी चीज़ आपको पढ़ा रखी है, कालंजर का युद्ध सब पढ़ा रखा है। कितना आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को पढ़ना, अगर आप विस्तार से चीज़ों को समझ लेंगे एक बार तो। हमारे लिए कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, तुम पढ़ने के लिए बैठो, हम तो पढ़ा दे जितना चाहो तुम पढ़ना। ठीक, सवाल का सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है, बहुत बेसिक सवाल है। ठीक, अगला सवाल जी। हु चेंजेस द कैपिटल लाहौर टू दिल्ली? सर 3 सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है कि पहली कैपिटल कौन थी? लाहौर थी। दूसरी कैपिटल कौन सी थी सर? दिल्ली थी। पहली कैपिटल किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी कैपिटल किसने बनाई? ये सवाल बनता है। उसके बाद यहाँ से इसे दौलताबाद कौन ले गया? एक सवाल ये बनता है। दौलताबाद वाला जवाब मिल गया मोहम्मद बिन तुगलक, लाहौर वाला सवाल का जवाब मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बचता है दिल्ली। तो दिल्ली लाहौर से लाने वाला कौन था? किसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया? और जिसने दिल्ली पे राज किया ना भाई साहब, उसने पूरे भारत पे राज किया, ये बात हमेशा याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक? ऐसे ही नहीं, आज भी इस देश की राजधानी दिल्ली है। सर दिमाग से सोचोगे तो इतिहास में नजर आएगी उसकी विशेषता कि क्यों दिल्ली ही राजधानी है इस देश की, कोई और राजधानी क्यों नहीं बनाते? साहब जिसने दिल्ली में राज किया उसने पूरे देश पे राज किया। मैक्सिमम चीज़ों में आप देख लीजिए उठा के, वो लाहौर में राज कर रहा था, लाहौर में ही निकल गया। इल्तुतमिश ने राज किया, बहुत बड़े एरिया पे राज किया दिल्ली में बैठकर। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी को लीजिए, कहते हैं कि भाई वो आपने पढ़ी होगी उसके बारे में, वो 1000 दिनारी के बारे में, ठीक है, जो इसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति पूछा गया एग्जाम में। 1000 दिनारी, 1000 दिनारी का असली नाम क्या था? जल्दी बताइए कमेंट करके। तो कहते हैं समुद्र देखा, और समुद्र देखकर उसने कहा कि सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरे सिकंदर महान ये हैं क्योंकि पूरी दुनिया जीत ली। समुद्र देख के व्यक्ति वैसे ही पागल हो जाता है भाई। समुद्र इतना विशाल होता है, कुछ समझ नहीं आता कि यार इतनी विशालता देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। चलिए, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उम्मीद करूंगा फैक्ट्स आप ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, और फैक्ट समझाने के लिए मैं आपको पता है कि ढंग से चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप हर एक चीज़ को तरीके से समझ पाएँ। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सर सवाल का सही जवाब रहेगा इल्तुतमिश। ठीक है, 1211 से लेके 1236 तक ये राज करेगा। 1912 में दिल्ली बनी थी जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मलिक काफूर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 5वां सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत में? कभी आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए आज पढ़ते हैं ऐसे। 5वां सुल्तान दिल्ली सल्तनत में कौन था? आराम शाह था, रुकनुद्दीन था, रजिया सुल्ताना थी, या फिर इल्तुतमिश था? अगर दिमाग लगाएंगे सर काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा एक ही परिस्थिति में अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो। चलिए, 5वां सुल्तान कौन था? इसे काटिए, इसे काटिए, 2 नाम काट दीजिए। कैसे काटेंगे 2 नाम? पहले बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा कौन बनेगा? आराम शाह, तीसरा कौन बनेगा? इल्तुतमिश, चौथी कौन बनेगी? यही दिक्कत है, या फिर चौथा कौन बनेगा ये दिक्कत है। आप जवाब दीजिए। रुकनुद्दीन, और आपके सामने मौजूद है रजिया सुल्ताना। सवाल यहां पर यह है कि 5वां सुल्तान कौन था? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विद्यार्थी देखना कितना दिमाग लगाएगा इसमें क्वेश्चन। तो क्लास को भाई लाइक वाइक भी कर दो, इसे ज्ञान की वर्षा तुम्हारे ऊपर करे जा रहे हैं भाई। लाइक नहीं करते तुम लोग क्लास। मैं बताओ, मैं भी टिक करके आगे बढ़ जाता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं क्यों, दिक्कत क्या है? मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ टिक करके कि चलिए भाई आगे बढ़ चलते हैं। आप रुकनुद्दीन बोले, हम भी रुकनुद्दीन बोल के आगे बढ़ जाएं। अभी मैंने पढ़ाते हुए अभी कहानी समझाई पूरी की पूरी, रजिया सुल्ताना की पूरी कहानी सुनना समझाई कि भाई कौन सा युद्ध था, कैसा युद्ध था, कैसे इसके पिता इल्तुतमिश ने ऐलान किया कि मेरी बेटी रजिया सुल्ताना बनेगी। मगर मेरी बेटी रजिया सुल्ताना बनेगी वो बात अलग है, मगर जैसे ही पिता ऊपर वैसे ही बड़े बेटे ने संभाल ली गद्दी, और रजिया सुल्ताना को बोला जी आप तो अपना देखिए अब जो देखना है। तो बेटा बना कौन से नंबर का? चौथा। और उसके बाद कौन बनेगा? रजिया सुल्ताना। तो 5वें नंबर की कौन बनेगी, या फिर 5वें नंबर का सुल्तान कौन बनेगा? रजिया सुल्ताना, क्योंकि चौथे नंबर पे तो रुकनुद्दीन बैठ जाएगा जाके। समझ रहे हो जी? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। उम्मीद करूंगा ये फैक्ट जो था थोड़ा सा घुमा हुआ था, आपको समझ आ गया होगा अब कि किस आधार पर जवाब देने की कोशिश करनी है। अगला सवाल, फिरोजाबाद की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आज ही पढ़ाया है। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर रजिया सुल्ताना? चलिए, बहुत बढ़िया गज्जू ठाकुर जी, बहुत ज़बरदस्त सर। चलिए जी, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का जवाब?
हु फाउंडेड फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की स्थापना कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मैंने बताया जौनपुर की स्थापना भी उसी व्यक्ति के द्वारा करवाई गई थी। इसके अलावा किसानों के लिए भी उसके द्वारा काम किए गए थे। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं उसे, जो पानी छिड़कने के लिए लगाते हैं ना, सिंचाई के लिए, वो भी लगाए गए थे। तो इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अजय सुल्ताना। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत सिंपल साधारण सवाल है। अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास के पन्नों को पलट के बैठे हैं तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद, इन सभी की स्थापना करवाई गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक से पहले कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो जौना खान के नाम से जाना जाता था, या फिर जौना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इतिहास के पन्नों में मशहूर है, जिसने राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करी और उसने चलाए ब्रॉन्ज, मतलब कांसे के सिक्के, ब्रॉन्ज कॉइन चलाए। किसका बेटा था? तो वो बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। उसके बाद उसने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने स्थान पर अपने मरने से पहले ऐलान किया कि अगला सुल्तान कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 नगरों की स्थापना करवाई गई। वो नगरों के नाम लिख लीजिए। जौनपुर, जौनपुर की स्थापना इसीलिए करवाई गई क्योंकि उसके भाई की याद में कुछ बन जाए। क्लियर। दूसरी जगह की स्थापना करवाई गई फिरोजपुर। हिसार, हिसार हरियाणा का हिसार, ये देख रहे हो, तो हिसार की स्थापना करवाई गई। फिरोजाबाद की स्थापना करवाई गई और फतेहाबाद की स्थापना करवाई गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला सवाल, हाउ मैनी ईयर्स गयासुद्दीन बलबन वॉज आ सुल्तान? बताइए भाई, कितने सालों तक, कितने सालों तक गयासुद्दीन बलबन मामुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान रहा? चलिए जवाब दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित सवाल है आपकी स्क्रीन पर। गयासुद्दीन बलबन से, तुगलक नहीं, गयासुद्दीन बलबन से संबंधित सवाल है। पहले प्रधानमंत्री के तौर पे भी इसने राजपाट संभाला, क्योंकि उस समय जो सुल्तान हुआ करता था वो किसी काम का सुल्तान नहीं था, तब भी यही राज करता था और दल चालीसा को कंट्रोल करता था। उसके बाद इसने सुल्तान बनकर भी काम किया। क्लियर। अब जवाब दीजिए, कितने सालों तक ये सुल्तान रहा? केवल यहां सुल्तान की बात हो रही है। चलिए जी, सवाल का जवाब दीजिए आराम से, इजीली। अगर आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है तो आप मेरे नाम से सर्च कर लेना, दिल्ली सल्तनत बाय चेतन सर। 14, 15, 16 के आसपास, या फिर मेरे ख्याल से 20 के आसपास क्लासेस मैंने करवा रखी हैं। एक चैनल हुआ करता था प्लेइंग विद जीके के नाम से, आप उस पर जाकर देखेंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सही मायने में पढ़ना चाहते हैं कि भाई मेरे को पढ़ना है, तो काम चल जाएगा। 1266 से लेकर 1287 तक एक सुल्तान राज करते हुए नजर आएगा जिसका नाम था बलबन, जिसने एक प्रथा शुरू करवाई थी, वो सजदा पैबोस वाली जो प्रथा शुरू करवाई थी, ठीक है, जिसमें आप लेटोगे, बैठोगे, उसके बाद भाई पैरों को चूमकर नमन करोगे, उस प्रकार से, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, 21 साल, 21 ईयर्स रहेगा। इस सवाल का सही जवाब 21 साल रहेगा। सवाल का सही जवाब 21 साल राज किया, कब से लेकर कब तक? तो 1266 से लेकर 1287 तक जो राज करेगा वो कहलाएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला सवाल, एट द टाइम ऑफ विच सुल्तान पीपल गॉट हाई इनकम? सवाल देखो कितना जबरदस्त है, मतलब वो चाहता है कि आपको एकदम डिटेल नॉलेज हो सवाल के बारे में। किस सुल्तान के समय में लोगों का उच्च आय प्राप्त होती थी, मतलब ज्यादा आय प्राप्त होती थी? किस सुल्तान के समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या फिर इल्तुतमिश? चलिए, एट द टाइम ऑफ विच सुल्तान पीपल गॉट हाई इनकम, वो कौन सा सुल्तान था जिसके समय पर हाई इनकम प्राप्त होती थी? बलबन वॉज द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग। ओरिजिनल उसका नाम क्या था? बहाउद्दीन उसका नाम था, ठीक है। इलबारी तुर्क था वो, अगर उसके बारे में हम बात करें, इलबारी तुर्क था वो, ठीक है। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? उसके बाद कौन बनेगा? उसके बाद कैकुबद बनेगा, जो कि उसका, कैकुबद मेरे ख्याल से उसका ग्रैंडसन था। चलिए जी, किस सुल्तान के समय पर हाई इनकम थी? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को तो आसानी से नहीं जाएगा इस सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। सवाल का सही जवाब फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के समय पर हाई इनकम देखी गई। तुगलक इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स पॉलिसी टू इंक्रीज द मटीरियल वेलफेयर ऑफ पीपल, ये भी आपको मिलेगा फिरोज शाह तुगलक के समय पर, अगर आप सही मायने वाले वंश को पढ़ेंगे और सही मायने वाले इतिहास को पढ़ेंगे। सवाल का सही जवाब फिरोज शाह तुगलक। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पहली बार ही स्क्रीन पर आपने कहीं आते हुए देखा होगा। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली सल्तनत पढ़ाने के लिए लाया हूँ, और भी अलग प्रकार के सवाल हैं।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किसके बीच लड़ा गया? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इब्राहिम लोदी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, जहीरुद्दीन बाबर, महमूद बाबर। चलिए, किसके बीच लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? रानी राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलिए, उसके टाइम पर मदरसेज ओपन किए गए, पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया, हॉस्पिटल्स बनाए गए उसके टाइम पर। चलिए, फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स बनाया गया हिसार में 1354 में, 300 विलेजों में कैनाल्स लगाई गई, इरिगेशन प्रोसेस को बेहतर किया गया। तो बहुत कुछ है, अगर आप पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसके बारे में पढ़ने के लिए। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? पानीपत का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की वो बात कर रहा है, प्रथम युद्ध की बात कर रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध की। आप सभी लोग जानते हैं 1556 में 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल, जिसमें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। अगर तारीख जाननी है तो साहब तारीख रहेगी 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था ये युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को ये बैटल लड़ा गया था, जिस बैटल में वो तुलगामा नीति का इस्तेमाल किया गया था। तुलगामा नीति कुछ इस प्रकार रहेगी कि एक तरफ यहाँ पर नदी बह रही थी, यहाँ पर नदी बह रही थी, इस नदी को कवर करवा दिया गया पत्ते वत्ते डलवाकर, और इधर की तरफ खाई खुदवा दी गई और इसको भी भाई साहब कवर करवा दिया गया, और बीच में यहाँ पर मेरे ख्याल से लोगों के रहने के स्थान भी थे। यहाँ आगे तोपें लगा दी गई, यहाँ सिपाही खड़े कर दिए गए, और जब ये इब्राहिम लोदी की सेना एंट्री करेगी तो भाई साहब एक तरह से फंस जाएगी और सारी की सारी सेना पर आक्रमण करना आसान हो जाएगा। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और 1526 के बाद एक नए वंश की यहाँ पे स्थापना होगी जो मुगल वंश के नाम से आगे जाना जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच गए। सोचिए हम कितने एडवांस हो गए हैं जीवन को लेकर, हमें लाखों लाखों वर्ष की यात्रा करने के लिए मात्र 1 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट भी नहीं लगाया हमने और इतने वर्षों में हम आगे से पीछे पहुंच गए, पीछे से आगे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो सवाल यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध क्या है? एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन या फिर हिंदुज्म? चलिए, जी सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट शब्दों में बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि और उसके बारे में डिटेल में और नहीं समझाया जा सकता, मैं बहुत कुछ समझा सकता हूँ, मगर आप लोग रुकते नहीं हैं सर समझने के लिए। मैं तो इसको समझाता चला जाऊँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करता रहूँ। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 2600 BC की बात कर रहा है, हड़प्पन कम्युनिटीज़ की, वो उसमें क्या क्या आपको नज़र आएगा? चलिए, हड़प्पा, गैंडरीवाला, मोहनजोदाड़ो, मॉडर्न डे पाकिस्तान, कालीबंगा, धोलीवीरा, राखीगिरी, रोपड़, लोथल, मॉडर्न डे इंडिया में जो गुजरात में मौजूद आपको नज़र आएगा। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? इस समय उसमें क्या देखा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो आप सभी लोग जानते हैं एक बहुत ही डेवलप्ड अर्बनाइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो एक अर्बनाइज शहरीकरण वाले क्षेत्र के रूप में उसे देखा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसे आज तक एक इतिहास में समझ ही नहीं आता कि ये समाप्त कैसे हो गई एकदम से। कहते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, सुनामी आई और उससे ख़त्म हुई। एक चीज़ ये कहती है कि भाई सूखा पड़ा, सूखा पड़ने के कारण ख़त्म हो गई, मगर अभी भी संक्षेप में कोई कुछ नहीं बता सकता कि एक्चुअल में ख़त्म कैसे हुई है। क्लियर? तो सवाल का सही जवाब शहरीकरण है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। इससे संबंधित जो क्षेत्र रहेंगे उनके भी कहीं ना कहीं मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं। अगला सवाल, मेन बिजनेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, मुख्य काम क्या था भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का? एग्रीकल्चर का काम था, फिशरी का काम था, कॉटन प्रोसेसिंग का काम था या फिर कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का काम था? वो किस काम में मुख्यतः रूप से व्यवसाय था उनका? कृषि, मत्स्य पालन, कपास प्रसंस्करण या फिर निर्माण? चलिए, जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 1921 दयाराम सैनी, और ये आपको वो एक व्यक्ति और मिलेंगे सर जॉन करके, मेरे ख्याल से 1901 लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो स्थापना करवाई गई थी 1901 में, और उन्हीं के शिष्य ये दोनों मिलेंगे, दयाराम सैनी और अकलदास बनर्जी जो मिलेंगे। ठीक है, 1921-22 में। इसके अलावा 1861 में
आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना करवाई गई थी वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा करवाई गई थी। 1901 में जो दोबारा बोला गया कि आप सर्चिंग को बढ़ाइए और तरीके से करिए, वो 1901 में वहाँ आपको लॉर्ड कर्जन मिलेंगे। चलिए, सर जॉन मार्शल जी, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मेन बिजनेस क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? मेन बिजनेस क्या था? बहुत बढ़िया जी, जॉन मार्शल, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, कृषि रहेगा। इनका मुख्यतः जो व्यवसाय था वो क्या था? इनका मेन बिजनेस आपको कृषि ही नजर आएगा। मुख्य घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। कभी आपने सोचा कि यार पहले वो बट्टा चलता था ना, कि भाई आप बाटर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोला जाए बाटर सिस्टम, कि भाई जैसे मेरे पास मान लीजिए कि ये पेन है, तो मैंने ये पेन किसी को दिया, उसके पास जो ज़रूरत का सामान है उसकी ज़रूरत मुझे है, तो मैंने वो ले लिया। क्या कभी सोचा कि आपने यार ये सिस्टम बंद क्यों हो गया, क्यों नहीं काम कर पाया आगे ये सिस्टम? रीज़न पता है? हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि यार ये क्या रीज़न था कि वो सिस्टम काम नहीं कर पाया। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई वो जो व्यक्ति आपको चीज़ दे रहा है ना, उतनी आवश्यकता में आपको ज़रूरत नहीं है मगर लेनी पड़ रही है, तो इस वजह से वो सिस्टम बंद हुआ और कहीं ना कहीं करेंसी की शुरुआत हुई। और सबसे पहले नोट किसने चलाए? तो पड़ोसी चाइना ने। सवाल का सही जवाब एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? वीट थी, ग्राउंड नट थी, स्पॉन्ज था या फिर पैडी था? और इससे अगर हम बात करें 19 सेंचुरी की, तो 1939 में आप सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर हुआ, और आज जितना शक्तिशाली चाइना आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो उसी समय की देन है। ठीक है, जापान ने शंघाई तक कब्जा लिया था लड़ते लड़ते। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें, जापान ने बहुत बड़ा एरिया कब्जा लिया था चाइना का, और बहुत सारे लोगों को की हत्या कर दी थी। हांगकांग तो ये बोलकर कब्जाया गया था कि हम आपको बेहतर सुविधाओं को प्रदान करेंगे, ये बोलकर कब्जाया था जापान ने हांगकांग। ठीक है, और बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया था, मगर उसके बाद जब बॉम्ब ड्रॉप किया गया अमेरिका के द्वारा, आप सभी लोग जानते हैं 1945 में 6 और 9 अगस्त को, उसके बाद फिर जब ये शर्त रखी गई तो 2 सितंबर 1945 को सिग्नेचर हुए, जापान ने संधि कर ली कि भाई हम अपनी हार मानते हैं, हथियार डाल देते हैं। उसके बाद अमेरिका ने ये बोला कि जिन जिन एरिया पर आपने कब्जा कर रखा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिलीपींस तक कब्जा लिया था जापान ने। ठीक, भारत को भी कब्जाने का पूरा प्रयत्न था। भारत को यही बोला जा रहा था, प्रचार कर देते थे न्यूज़ में कि आपको ब्रिटिश सर से छुड़वा के हम अपने अधीन ले लेंगे। अपने अधीन लेने का अर्थ आपको सर चाइना में समझ आएगा, क्योंकि वहाँ उनकी सेना ने जो क्रूरता बरती थी वो आप इतिहास के पन्नों में ही पढ़ पाएंगे कि चाइना में कई हजारों लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुत ही क्रूरता बरती गई। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कोई देश नहीं था जो साहूकार कहलाएगा, सबने ही एक दूसरे के साथ ये किया। जर्मनी ने अगर आक्रमण किया किसी देश पे, जैसे मान लीजिए जर्मनी ने आक्रमण किया यूएसएसआर पे, जो कि किया था, और जैसे जैसे कब्जा करते जा रहा था वहाँ लोगों के साथ वो आक्रमणता ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, लोगों को मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं खड़े करके लाइन में, ताकि एक साथ ज़्यादा लोगों को मारा जा सके। महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। अगर उसके बाद जब जर्मनी पर कब्जा किया गया यूएसएसआर के द्वारा, जब धीरे धीरे करके जीते जा रहे थे, तो यही वहाँ हो रहा था। इसके लिए स्टालिन ने एक पत्रकार में एक लेख छपवाया था कि आप अपनी मर्जी से समर्पण कर दीजिए, मतलब अगर आप समर्पण करते हैं तो आप बेफिक्र रहिए, हम आप लोगों को पे अत्याचार नहीं करेंगे। चलिए, सवाल का सही जवाब वीट है। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया सर, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था जीडी के एग्जाम में, आना चाहिए जी, ज़रूर आना चाहिए, तभी तो आप पढ़ेंगे। सुमित प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व बिंदु क्या है? अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा जरूर होगा मगर इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा कभी इस पॉइंट को। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आलामगिरीपुर, बलूचिस्तान, पटना या फिर नालंदा? बताइए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व बिंदु क्या था? चलिए जी, जवाब दीजिए फटाफट से। सिंधु घाटी सभ्यता का सारे पॉइंट पढ़ा दूंगा सर, ये मत सोचना कि सर एक ही पॉइंट आप पढ़ा के निकल जाएंगे, सारे पढ़ा दूंगा। ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आलामगिरीपुर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का सही जवाब। थोड़ा जल्दी खींच देता हूँ ताकि क्वेश्चन पूरे हो जाए। वेस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी आपने देखा कौन सा पॉइंट? ईस्ट पॉइंट, आलामगिरीपुर वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है वेस्ट पॉइंट, कौन सा है? चलिए, डॉक्टर सुमित प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बलूचिस्तान, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल? देखिए, अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना सर, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है शायद जो मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ। हिस्ट्री में आपको बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा सर, मैं ऐसा वर्ल्ड वॉर पढ़ा दूंगा कि आप पूरी ज़िंदगी भर यूं यूं सोचते रह जाएंगे, भाई वर्ल्ड वॉर पढ़ा दिया, क्या पढ़ा क्या दिया ये, ऐसा वर्ल्ड वॉर पढ़ा दूंगा सर आपको। चलिए,
बी आर अम्बेडकर साहब जब लंदन से रवाना हुए तो लंदन से रवाना होते समय एक बोट में तो उन्होंने अपनी किताबों को भेजा था और सर खुद अकेले आए थे। जितना मुझे याद है वो स्मिथ एंड कुक करके कोई कंपनी हुआ करती थी जो हाल फिलहाल में बिकी है, थॉमस कुक कंपनी थी वो, ठीक है। तो वो कंपनी पर अटैक हो गया रास्ते में, मतलब उस बोर्ड पर रास्ते में अटैक हो गया, अम्बेडकर साहब की सारी किताबें नष्ट हो गई। जब घर आए, घर आके परिस्थिति देखी तो खाने तक का पैसा नहीं था। रामाबाई जो कि उनकी वाइफ थी, उनकी बीवी थी, बहुत बुरे हाल में थी। गए, सोच विचार किया क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, पहुंचे स्टेशन और वहां जाकर एहसास हुआ कि भाई वो थॉमस कुक कंपनी से 600 रुपये लिए जा सकते हैं क्योंकि मुआवजा मिल सकता है उनका सामान जो डूब गया उसमें। तो 600 रुपये का मुआवजा लिया, घर में राशन डलवाया। उसके बाद जाएंगे वो जो गायकवाड़ साहब थे, बड़ौदा के राजा, उनके पास काम करने के लिए। तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, बस आप पढ़ने के लिए तैयार तो होइए। चलिए जी, वेस्ट पॉइंट क्या रहेगा? वेस्ट पॉइंट रहेगा सर बलूचिस्तान। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए वेस्ट पॉइंट रहेगा बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, नॉर्थ पॉइंट सर ईस्ट बता दिया आलमगिरीपुर, वेस्ट बता दिया बलूचिस्तान। नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मंडा, जम्मू, अफगानिस्तान या पंजाब? फटाफट से ट्राई कर लीजिए जल्दी से ताकि मौका आपको पूरा मिल जाए। चलिए, दुर्गेश कुमार जी, गज ठाकुर साहब, बहुत बढ़िया। चलिए जी, नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर वो सवाल पूछ रहा है। क्या है इस सवाल का सही जवाब? सर कब पढ़ाएंगे वर्ल्ड वॉर? सर जब आप बोलेंगे तब पढ़ा देंगे, जैसे आप इंटरेस्टेड हो। चलिए, नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे सवाल है। यहाँ पे सवाल का सही जवाब मांडा है, ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल लगाता हूँ, साउथ पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन औरंगाबाद, मुंबई, पुणे या फिर देमाबाद? चलिए, देमाबाद। सारे पॉइंट पढ़ा दिए, साउथ पढ़ा दिया आपको, ईस्ट पढ़ा दिया, नॉर्थ पढ़ा दिया, ठीक है। ईस्ट से शुरू किया था आलागिरीमपुर, ठीक है। उसके बाद ईस्ट के बाद आपको वेस्ट पढ़ा दिया, उसके बाद वेस्ट के बाद सर आपको नॉर्थ पढ़ा दिया, मांडा वाला पढ़ा दिया, वेस्ट बलूचिस्तान आपको पढ़ा दिया। अब आपके सामने आ गया साउथ पॉइंट। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगे क्योंकि इस प्रकार के सवाल जल्दी से आपको मिलते भी नहीं है। चलिए, तो दहमाबाद ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। चारों पॉइंट बना लेना ऐसे करके यार, ठीक है। ईस्ट वेस्ट के हिसाब से सारे बना लेना ताकि एक ही बारी में काम हो जाए, बात बात सोचना ना पड़े, ठीक है। ताकि एक ही बारी में काम हो जाए, बार बार सोचना ना पड़े। ये आलमगिरीपुर हो गया, ये बलूचिस्तान हो गया साहब, मंडा हो गया और ये दहमाबाद हो गया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के चारों ऐसे करके पॉइंट बना लेना। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था पूरा चार्ट बना के पढ़ाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कि अफगानिस्तान की तरफ आपको कौन सा क्षेत्र पड़ा हुआ नजर आएगा अगर बात करें आज की परिस्थिति में। अगला सवाल, द रन्स ऑफ हड़प्पा वर डिस्क्राइब बाय? हड़प्पा के खंडरों का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा, दयाराम सैनी के द्वारा, चार्ल्स मेसन के द्वारा या फिर रखलदास के द्वारा? चलिए, हड़प्पा के जो खंडर थे उनका वर्णन आपको किनके द्वारा करा हुआ मिलेगा? चलिए सर, बिहार एसआई के लिए नहीं, बिहार पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए भी मैं क्लास ले रहा हूँ ये वाली। तो बिहार एसआई में आपका ऑटोमेटिकली काम चल जाएगा, आप पढ़ के जाइए, सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं लेवल उतना रखूंगा कि आपके एग्जाम में सवाल आए, ठीक है। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हड़प्पा के खंडरों की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर सवाल यहां पर यह है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, दयाराम सैनी और अखिलदास बनर्जी में मत खेल जाना पेपर में, कम से कम पीसीएस में आएगा। और स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ गया, हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो असत्य की परिभाषा लिखनी पड़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए, बी, बहुत बढ़िया, दयाराम सैनी 1921 टिक करके हम बढ़ जाएंगे आखिर में आगे, और बहुत बेहतरीन सवाल का जवाब जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है? अब दिक्कत यहाँ आती है साहब, सवाल का सही जवाब चार्ल्स मैनसन है। वो खंडरों की बात कर रहा है साहब, किसकी बात कर रहा है? खंडरों की। तो खंडर, हड़प्पा के जो खंडर थे उन्हें डिस्क्राइब किया गया 1842 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा। कौन सा ईयर है यहाँ पर? ईयर लिखा हुआ है 1842। 1842 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा इस खंडरों को उजागर किया गया। ये जो आपको मिलेगा बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब वाले क्षेत्रों में नजर आएगा। 25 माइल से का क्षेत्र में आपको ये नजर आएगा। क्लियर? 3 एरिया मैंने आपको बता दिए, बलूच, अफगान, पंजाब। यहां पर ही आपको नजर आएगा 25 माइल मतलब 41 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र आपको नजर आएगा। और इसकी जो खोज है 1842 में की गई थी चार्ल्स मैनसन के द्वारा। हड़प्पा के खंडरों की खोज की गई। मैं हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं सर, खंडरों की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। अगला सवाल, हु यूज द फर्स्ट इंडस सिविलाइजेशन टर्म? अब हम कितनी बार पढ़ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका इस्तेमाल करने वाला
पहला व्यक्ति कौन था, सवाल यहाँ पर ये है। चलिए जी जवाब दीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वही 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दोबारा आ गए, वही 4 ऑप्शन हैं जिन 4 ऑप्शनों को आप खोजे जा रहे हो। चलिए जी साहब, हड़प्पा की खोज तो सैनी ने करी, दयाराम सैनी ने, हम बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, मगर वहां पर वो बात कर रहा था खंडरों की। चलिए जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंडस सिविलाइजेशन। बस हम तो वही उनसे ही प्रसन्न है कि भाई इंडस के नाम पे नाम पड़ा इंडिया, और भारत के मतलब वो जो भरत था उनके नाम पे नाम पड़ा भारत। सर मैं वो वाले भरत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 5 पांडवों वाली। क्लियर? आपको पढ़नी पड़ेगी वो। चलिए अब होगा जॉन मार्शल सही। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब जॉन मार्शल है। वो वही जॉन मार्शल है जिनके 2 अपने स्टूडेंट हुआ करते थे, रखलदास बनर्जी और दयाराम सैनी, जो उनके अधीन कार्य करते थे, ये वो जॉन मार्शल है। क्लियर? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जॉन मार्शल है। अगला सवाल, हु डिस्कवर्ड द इंडस सिविलाइजेशन? ये ध्यान से पढ़िएगा। हु डिस्कवर द इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? वो टर्म की बात कर रहा था वहां, सिंधु घाटी टर्म किसने इस्तेमाल करी? यहां सवाल है सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी? दयाराम सैनी ने, रखलदास बनर्जी ने, ए एंड बी दोनों ने, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए किसके द्वारा खोज की गई? हु डिस्कवर्ड द इंडस सिविलाइजेशन? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। बहुत बढ़िया, इजीली लग जाएगा इस सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और वही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, आप सभी लोग जानते हैं। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बस 30 क्वेश्चंस करा दिए, सफिशिएंट है। जितना ज्ञान तुम्हें एक दिन में दिया जा सकता था उससे ज़्यादा मैंने मेरी तरफ से देने की कोशिश की है। वैसे तो कई सारे सवाल और हैं, 42 क्वेश्चंस थे। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, वाईफाई स्टडीज़ 2.0 पर और वाईफाई स्टूडियोज़ दोनों पर ही प्रोवाइड कर दूंगा। अब सुनिए काम की बात जो महत्वपूर्ण ज़्यादा है साहब। क्लास एक आपको मिल जाएगी 3 बजे। उस क्लास में हम बात कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स की, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CBD2, प्रॉपर उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो 3 बजे वाली जो क्लास आपको मिलेगी वो वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे मिल जाएगी। जो 8 बजे वाली क्लास आपको मिलेगी सर, इसको मैं बिहार PCS के लेवल तक रखूंगा कम से कम। बिहार PCS, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET, CGL, इन लेवल तक इन क्लासेस को मैं रखूंगा 8 बजे वाली को। यहाँ आपको रेलवे ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। यहाँ अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो कल पॉलिटी पढ़ाकर दिखाऊंगा, आप खुद जज कर लेना, डैमो मान लेना उसे अपना। क्लियर? अगर आपको लगता है कोई आपको ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा है जो सही नहीं है तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए और जीत जाइए प्राइस। सर सही का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा लिखा हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा कोई असंवेदनशील कंटेंट जो आपको पढ़ा रहा है उसके फैक्ट्स नहीं है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? इसके साथ साथ क्लास अगर अच्छी लगी है तो भाई थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, और लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई क्लास को, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल से पॉलिटी भी स्टार्ट कराता हूँ तुम्हारी, कोशिश करूंगा कल या तो 1 बजे या संडे को 1 बजे से, ठीक? चलिए थैंक यू सो मच। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो एप्लीकेशन पे तो लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ मेरी पॉलिटी की फ्री क्लास चलती है, एकदम फ्री, और 1 आध घंटे वाली क्लास नहीं, मैं 100 क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ पे पॉलिटी की, और नेक्स्ट लेवल पॉलिटी। चलिए जी थैंक यू सो मच।